आज मेरे बेटे का जन्मदिन था और उसकी जिद की वजह से उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन के लिए मैं आई हुई थी। उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड, सभी यहाँ मौजूद थे। लेकिन बस अगर कमी थी तो मेरे पति अनुराग की। खैर, किया क्या जा सकता है, उनका काम ही कुछ ऐसा है। केक कटिंग के बाद सब लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी वक्त माँ का मेरे पास फोन आया। वो मुझसे पूछने लगी कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं उन्हें सब कुछ बता रही थी, लेकिन अचानक नेटवर्क गड़बड़ होने लगा। उनकी आवाज साफ ही नहीं आ रही थी। नेटवर्क को पकड़ते पकड़ते मैं रेस्टोरेंट के बाहर आ गई और थोड़ा आगे बढ़ गई। पार्किंग एरिया के पास नेटवर्क अच्छा आ रहा था। कुछ देर मैं वहीं माँ से बात करती रही। फोन रखने के बाद बाहर देखा तो काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरा एरिया खुला था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ पल के लिए सुकून की सांस ले रही थी कि तभी वापस पीछे की तरफ पलटी। देखा तो एक शानदार होटल की बिल्डिंग सामने चमचमा रही थी, जिसे देखकर अपने आप ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और फिर जब उसकी ऊंचाई को नापने के लिए मेरी नजरें ऊपर तक गईं और वापस नीचे लौटी तो एक जगह पर ठिठक गई और फिर मानो बिजली का झटका लगा हो। फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। मेरे कदम लड़खड़ाते हुए इधर उधर हो रहे थे। मैं गिरते गिरते बची और आंखें, ऐसा लग रहा था कि फटकर बाहर ही आ जाएंगी। न जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये नजारा देखने को मिलेगा। सामने उस होटल के न जाने कौन से फ्लोर का वो कमरा था, जिसमें खिड़की की जगह पूरा कांच लगा हुआ था और उस कांच पर मेरा पति चिपका हुआ था। अकेला नहीं, बल्कि उसके आगे एक लड़की। उस वक्त उन दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। उन्हें तो ये भी नजर नहीं आ रहा था कि इस कांच के उस पार उन्हें कोई भी इस हालत में देख सकता है। लेकिन कहते हैं ना, बेशर्मों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। उस शीशे पर मुंह से निकलने वाली भाप बार बार बन रही थी, जो कि उनके हाथों से मिट भी रही थी। शीशे पर रगड़ के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन वो लोग तो अपनी धुन में डूबे थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा पति अनुराग है और मुझे धोखा देने वाली लड़की भी और कोई नहीं, मेरी ही। तभी अचानक मेरे बेटे अभिनव ने मुझे आवाज दी। वो मम्मा मम्मा कहता हुआ मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। मैं एक बार अपने बेटे को देखती तो दूसरी नजर उस कमरे के शीशे पर पड़ती। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं मेरा बेटा ये सब कुछ अपनी आंखों से न देख ले, न जाने फिर क्या होगा। इसीलिए मैंने तुरंत ही उसे रोक दिया और उसकी तरफ आगे बढ़ गई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, मम्मा आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो उसकी वजह से बस आंखों में पानी आ गया था। मैंने तुरंत ही उन सबको ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि आप हमारे साथ घर क्यों नहीं चल रही, पर मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग घर जाओ। उनके जाने के बाद मैं पहले तो बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। मेरे पति की बेवफाई ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। मैंने इतने सालों उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी इतनी सेवा, इतने त्याग का उसने मुझे ये सिला दिया। मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरे पति अनुराग मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और वो इतनी मेहनत करते हैं कि काम की वजह से मुझे और बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तो एक धोखेबाज है। मुझे अपने पति का ये धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उस वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। यही सोचते हुए मैं न जाने किस तरफ पैदल भागती चली जा रही थी। मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था। इस बीच मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, किस तरह से हम सब हंसी खुशी रहते थे। मेरे पति, जो कि अपनी मेहनत के दम पर आज इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बन चुके थे, मैंने भी उनकी हर कामयाबी में उनका साथ दिया। उन पर कभी भी बच्चों की और घर की जिम्मेदारी नहीं डाली, ताकि वो अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। लेकिन अब मैं पिछले कई महीनों से ये नोटिस कर रही थी कि वो मुझे बात बात पर इग्नोर करते थे। मुझे याद है जब वो मेरी बदसूरती को लेकर मुझे बार बार याद दिलाते कि अब मैं पहले की तरह उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि घर का और बच्चों का ख्याल रखने की वजह से मेरे पास इतना वक्त ही नहीं बचता था कि मैं खुद के ऊपर ध्यान दे सकूं। मैंने जब भी उनसे ये कहा कि मैं अपनी हॉबी पर काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ,
तब भी मेरे पति ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने खुशी खुशी उनकी हर बात मानी, सिर्फ ये सोचकर कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे और बच्चों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन आज पूरी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी थी। यही सब सोचते हुए मैं एक ऐसी जगह पर पहुंची जो बहुत ऊंचाई पर थी। वहां पर एक खाई बनी हुई थी, जहां से दूर दूर तक पूरे शहर की बिल्डिंग्स छोटी छोटी डिब्बे नुमा दिखाई दे रही थी। मैं लगातार रो रही थी और जैसे ही मैंने अपना कदम वहां से कूदने के लिए आगे बढ़ाया कि तभी अचानक मेरे कानों में किसी औरत के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई दी, जिससे मेरा ध्यान टूटा और मैंने दूसरी दिशा में पलट कर देखा तो मुझे काफी दूर एक औरत खड़ी हुई दिखी। वो भी ठीक मेरी ही तरह इस खाई के किनारे पर थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी। लेकिन मैंने उसे जैसे ही वहां से कूदते हुए देखा तो न जाने मुझे क्या हुआ, मैं तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक वो अपना पैर आगे बढ़ा चुकी थी और वो गिरने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ थामकर उसे घसीटकर ऊपर खींच लिया। हम दोनों एक झटके से वापस पीछे आकर गिरे और हमारे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई। पहले तो कुछ देर हम लोग वहां की मिट्टी और कंकड़ झाड़ते रहे और अपनी चोटों को देखने लगे। फिर वो मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुमने मुझे क्यों बचाया। मैंने उससे कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, करने क्या जा रही थी? भगवान ने तुम्हें जो जिंदगी दी उसे तुम खत्म करने जा रही थी। वो कहने लगी, तो अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं जिसे अपनी जिंदगी समझती थी, जब उसने ही मुझे धोखा दे दिया तो अब मैं किसके लिए जीऊं? मैंने पूछा, किसने तुम्हें धोखा दे दिया? तो कहने लगी, मेरे पति ने। मैंने कितने सालों उसकी सेवा की, उसे इतना प्यार किया, उसे अपना सब कुछ माना, लेकिन उसने एक पल में ही मुझे भुला दिया और किसी और के साथ रातें बिताने लगा। इसीलिए अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं बनता। मैंने उससे कहा, अच्छा तुम ऐसे आदमी के लिए मरना चाहती हो जिससे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें क्या लगता है तुम मर जाओगी तो वो तुम्हारे गम में डूब जाएगा या तुमसे वापस प्यार करने लगेगा? अरे उसे तो मौका मिल जाएगा अपनी अय्याशियों को और खुलकर करने का, बल्कि वो तो खुश हो जाएगा कि तुम अपने आप ही उसके रास्ते से हट गई। मेरी इस बात पर वो औरत एकदम से चुप हो गई और कुछ देर खामोशी से कुछ सोचने लगी। मैं भी कुछ देर शांत होकर बैठ गई। फिर वो मुझसे बोली, तुम यहाँ क्यों आई थी? तुम भी तो यहाँ मेरी तरह मरने ही आई थी ना? मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ क्यों आई थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम भी तो वही कर रही थी जो मैं कर रही हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों रोका? मैंने उससे कहा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मैं एक झूठे और मक्कार आदमी की खातिर अपने बच्चों को और अपनी जिंदगी को इग्नोर कर रही थी। ऐसा आदमी सबक सिखाने के लायक है और मैं बिना उससे बदला लिए ही उसे आजादी तोहफे में देकर जा रही थी। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। वो औरत कहने लगी, सच कहा तुमने, ऐसे आदमी बदला डिजर्व करते हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। औरतें अक्सर अपने आदमियों को माफ कर देती हैं और इसीलिए ये आदमी घर से बाहर जाकर भी 10 जगह रिश्ते बनाते हैं और इन्हें इस पर कोई अफसोस भी नहीं होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे हिम्मत दी। मैं अब अपने पति को छोड़ूंगी नहीं। अब मैं उसे बताऊंगी कि जब एक औरत बदला लेने पर उतरती है तो वो कमजोर नहीं, कितनी खतरनाक होती है। उस औरत की बात सुनकर मुझे अनुराग के वो शब्द याद आने लगे जो वो मेरे लिए अक्सर इस्तेमाल करता था। कहता था, घरेलू औरतों को किचन संभालना चाहिए, उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ऑफिस की बागडोर संभाल पाएं, और तुम्हारे दिमाग में तो अब जंग भी लग चुकी है, इसीलिए झांसी की रानी बनने की कोशिश मत करो। उसने मेरे सपनों को कभी भी उड़ान भरने ही नहीं दी। वो हमेशा मुझे हर कदम पर ये एहसास दिलाता रहा कि अब मैं कमजोर हो चुकी हूँ, पर आज मेरे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो चुकी थी और अब मैं अनुराग की पत्नी नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपने बच्चों की माँ और पूनम थी, जिसकी अपनी खुद की पहचान होगी और जो भी उसे नीचा दिखाएगा, उसे धोखा देगा, उसे वो सबक हर हाल में सिखाकर रहेगी। यही सब सोचते हुए मैं घर आ चुकी थी और सच कहूँ तो अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, बल्कि मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब मैं अपनी वो जिंदगी जीने वाली थी जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। उस पूरी रात मैं चैन से नहीं सोई और यही सोचती रही कि अब मुझे अनुराग और उस लड़की को सबक कैसे सिखाना है। इस दुनिया में जब भी मर्द के पास पैसा आया है तो उसने
औरतों को पालना शुरू कर दिया है और उसको लगता है कि वो खुद वफादार नहीं है, लेकिन औरतें उसके साथ पूरी वफादारी करें। पूरी रात अच्छे से सोचने के बाद मैंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत थी, क्योंकि ये सब अकेले करना मेरे बस की बात नहीं थी। इसीलिए मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सीमा को फोन किया। सीमा, जो कि इसी शहर में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। कहते हैं मुसीबत की घड़ी में कोई भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन एक दोस्त हमेशा आपका साथ देता है। इसीलिए मैंने सीमा को मिलने के लिए बुलाया और उसे विस्तार से सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर वो शॉक्ड रह गई थी। वो कहने लगी कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अनुराग ऐसा कर सकता है। मैंने कहा, वो तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब बस मुझे उसे सबक सिखाना है, ताकि उसने जो कुछ भी किया है उसे अपनी गलती का एहसास हो, उसका घमंड चूर चूर हो जाए। सीमा ने कहा, ये तुम अभी गुस्से में कह रही हो। अक्सर पत्नियां यही करती हैं। जब गुस्सा शांत हो जाता है तो उनके दिल में वापस फिर से पतियों के लिए प्यार जाग जाता है। मैंने कहा, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अनुराग की पत्नी नहीं रही। अब मैं सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। उस आदमी ने न सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि मेरे बच्चों को भी उसने नजरअंदाज किया है। मेरे बच्चे अक्सर अनुराग से शिकायत करते रहते थे कि पापा, आप कभी भी ना तो हमसे बैठकर बात करते हैं, न हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो उन्हें भी एहसान दिखाता था कि तुम लोगों के खर्च उठाने के खातिर ही मुझे दिन रात इतना काम करना पड़ता है, जबकि मेरे बच्चों का फिलहाल कोई खास खर्चा भी नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई बाकी के लोगों के बच्चे करते हैं, वही मेरे बच्चे कर रहे थे। और तो और मेरी बेटी शिवानी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी, तो इसके लिए उसने स्कॉलरशिप का एग्जाम पास किया, ताकि उसे स्कॉलरशिप मिले और उसके दम पर ही वो विदेश में जाए और उसके पापा का पैसा खर्च ना हो। उसने दिन रात खूब मेहनत की और वो सफल भी हो गई। अगले महीने वो विदेश अपनी मनपसंद पढ़ाई करने चली जाएगी। लेकिन अनुराग को ये सब भी दिखाई नहीं देता, जिन खर्चों को वो हम लोगों के सर पर मढ़ रहा था। दरअसल वो खर्चे तो उस लड़की के थे, जिसके साथ रात बिताने के चक्कर में वो हमें ही दोष देता था। मैं उन औरतों के जैसे नहीं हूँ जो बिना पति के अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं चाहती तो अनुराग को तलाक भी दे सकती थी, लेकिन फिर तो उसके लिए ये सब बहुत आसान हो जाता, क्योंकि वो तो वैसे भी यही चाहता कि मैं भी उसकी जिंदगी से चली जाऊं और बच्चे भी, और फिर तो वो आराम से और भी ज्यादा ऐश से रहे। लेकिन अब मैं उसके गले की फांस बन जाना चाहती हूँ। सीमा ने कहा, तो बताओ अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कहा कि तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कपड़े डिजाइन करने का कितना शौक था, इसीलिए मैंने फैशन डिजाइन का कोर्स भी किया था। लेकिन उस वक्त जब अनुराग का रिश्ता आया तो पिताजी ने भी दबाव डालकर मेरी शादी अनुराग से करवा दी, ये कहकर कि दोबारा इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला। शादी के बाद मैंने सोचा था कि अपने दम पर अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों की एक शॉप खोलूंगी, लेकिन शुरुआत में तो अनुराग ने 2 साल बाद 3 साल बाद ये कहकर टाला, और फिर जब बच्चे हो गए फिर तो अनुराग ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें अब ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सपने दबकर रह गए थे, पर हकीकत यही है, हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। मर्द उसी औरत को दबा सकता है जो औरत उसके टुकड़ों पर पल रही होती है। इसलिए अब सबसे पहले मुझे अपना मुकाम हासिल करना है, लेकिन उसके लिए मुझे काफी पैसे चाहिए। सीमा ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं जितना हो सकती हूँ तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कहा कि मुझे पैसे तुमसे नहीं, अनुराग से चाहिए। इतने सालों की सेवा मुझसे ली है तो उसका कुछ तो वापसी बनता है ना। इसीलिए अब मैं ये पैसे अनुराग से लूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि उसे ये पता ना चले कि वो मुझे ये पैसे दे रहा है। इसके लिए मैंने एक प्लान सोचा है। मैं अनुराग को ब्लैकमेल करूंगी और उसके बदले में मुझसे पैसे मांगूंगी, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि ये सब अकेले करना मेरे बस की बात नहीं है। सीमा कहने लगी, लेकिन ये तो गलत है पूनम, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम पर मुसीबत आ सकती है। मैंने कहा, इस वक्त मैं इंस्पेक्टर सीमा से नहीं, अपनी दोस्त सीमा से मदद मांग रही हूँ, इसलिए सही और गलत क्या है वो तुम मुझे मत बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरा इसमें साथ दोगी या नहीं। मेरी बात पर सीमा कहने लगी, ठीक है भाई, दोस्ती की है तो फिर निभानी तो पड़ेगी ही।
मैंने सीमा से कहा कि तुम तो पुलिस में हो, तो तुम्हारे तो बहुत सारे मुखबिर भी होंगे। सीमा ने कहा हाँ, सो तो है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तो फिर तुम उनमें से अपने किसी एक मुखबिर से अनुराग पर नजर रखवाओ, ताकि वो अनुराग और उस लड़की की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर उनके होश उड़ जाएं, खींच कर मेरे पास लेकर आए। बाकी आगे का काम मैं खुद देख लूंगी। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे पास अनुराग की वो तस्वीरें आ गई थी, जिसमें उसकी अय्याशियों की पूरी स्याही साफ छुपी हुई थी। मैंने एक फेक आईडी से नया नंबर लिया और उसके बाद अनुराग को वो तस्वीरें भेज दी, और वही हुआ जो मुझे पहले से ही पता था। अनुराग की हालत खराब हो चुकी थी। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उसने खुद ही मुझे पैसों का ऑफर दिया। मैंने उससे बदले में 50 लाख रुपए मांगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो घबरा गया और कहने लगा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि अगर मुश्किल है तो ठीक है, मैं इनमें से कुछ तस्वीरें तुम्हारी बीवी के पास भेज देता हूँ और कुछ तस्वीरें मीडिया वालों को दे देता हूँ, ताकि वो दुनिया वालों को बता सकें कि इतनी फेमस कंपनी का सीईओ आखिर कितनी मेहनत का काम कर रहा है। इस बात पर अनुराग पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो अपनी इमेज के साथ हरगिज कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था और 50 लाख रुपए देने के लिए मान गया। मैंने सोचा तो था कि मैं उसे एक सुनसान जगह पर पैसे रखवाने के लिए कह दूंगी, और जब वो वहां से चला जाएगा तो मैं चुपचाप वहां पर जाकर पैसों का बैग उठा लूंगी और मेरा काम हो जाएगा। जिस दिन मैं पैसे लेने जाने वाली थी, उस दिन सीमा भी जिद करके मेरे साथ गई। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। उस जगह पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि अनुराग ने मेरी बताई जगह पर वो पैसे बैग में रखकर एक खाली कंटेनर पर डाल दिए थे और फिर वो वहां से चला गया था। मैं जैसे ही वहां से आगे बढ़ने वाली थी कि सीमा ने मुझे रोक दिया। वो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है अनुराग कोई बेवकूफ इंसान है? वो तुम्हें इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम दे देगा? ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ देर यहीं इंतजार करो। पहले हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं आसपास कोई और मौजूद तो नहीं है। मुझे सीमा की बात ठीक लगी। हम लोग 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे। मुझे लगा कि सीमा शायद बेकार ही डर रही है, लेकिन सच में 1 घंटे के बाद कुछ आदमी वहां से निकलकर बाहर आए और अनुराग भी उनके साथ था। वो लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो भी इंतजार कर करके थक चुके थे। अनुराग ने फिर से मुझे मैसेज किया तो सीमा ने मुझसे कहा कि तुम उससे कह दो कि आज तुम पैसे लेने नहीं आ पाओगी। अब इस डील को अगले हफ्ते साइन करेंगे। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन अनुराग बहुत गुस्से में आ गया था। वो कहने लगा, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अगर वो आज आ जाता तो मुझे पता चल जाता कि वो कौन है, और फिर तो मैं उसकी चटनी बना देता। इसके बाद अनुराग वहां से पैसे लेकर निकल गया था और मैंने भी चैन की सांस ली। मैंने सीमा को थैंक यू कहा, क्योंकि उसकी वजह से ही आज मैं बच गई थी। सीमा कहने लगी, हमें अनुराग से किसी ऐसी जगह पर पैसे मंगाने होंगे जहां पर वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा पहले से इकट्ठा ना रख सके, और फिर उस जगह से हम चुपके से किसी दूसरी जगह उन पैसों को सप्लाई कर दें और उसे कानो कान खबर भी ना हो। लेकिन ऐसी कौन सी जगह थी? इसके लिए हम लोगों ने कई जगहों पर छानबीन की और फिर हमारी नजर एक पब्लिक लेडीज टॉयलेट पर पड़ी। उस टॉयलेट में एक जगह पर ऊपर की साइड काफी बड़ा रोशनदान था जो कि खुला हुआ था। अब पूरी योजना हम लोगों की समझ में आ चुकी थी। हमने अगले हफ्ते अनुराग को उस पब्लिक टॉयलेट में पैसे लेकर बुलाया और कहा कि पैसे रखने अंदर तुम्हारी प्रेमिका जाएगी और फिर तुरंत ही वापस बाहर निकल आएगी। मैं उस टॉयलेट के सामने जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहां भेस बदल कर उन लोगों पर नजर रख रही थी कि उनमें से कोई भी अंदर ना जाए, और सीमा उस पब्लिक टॉयलेट के पीछे की जो दीवार थी वहां पर अपनी गाड़ी लेकर खड़ी हो गई थी। अब इधर बारी थी तीसरे इंसान की एंट्री की। सीमा बहुत सारे लोगों को जानती थी। उनमें से ही कुछ भिखारी भी थे जिन्हें कई बार सीमा ने कुछ बड़े लोगों से बचाया है जो उनका गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। उनमें से ही एक लड़की थी चंपा। सीमा ने जब उससे मदद मांगी तो वो खुशी खुशी मदद के लिए तैयार हो गई। चंपा वॉशरूम के अंदर बुर्का पहनकर गई ताकि उसे कोई भी पहचान न सके। जब अनुराग की प्रेमिका टॉयलेट में बैग रखने गई थी तो चंपा पहले से ही वहां मौजूद थी, और उस प्रेमिका के वहां से निकलते ही चंपा ने बड़ी ही फुर्ती से बैग को उठाकर रोशनदान से पीछे फेंक दिया, जिसे सीमा ने उठा लिया और मुझे तुरंत ही फोन पर इन्फॉर्म कर दिया। हमारा काम हो चुका था।
चंपा भी बिना एक पल गवाए वहां से रफू चक्कर हो गई। इधर 1 मिनट के बाद ही अनुराग की प्रेमिका वॉशरूम में दोबारा गई, ये चेक करने के लिए कि कौन है जो उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन ये पूरा काम इतनी फुर्ती से हुआ था कि पलक झपकते ही सब कुछ निपट गया और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो बहुत ही निराश नजर आ रही थी। अनुराग भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। इसके बाद मैं घर लौट आई। वो पैसे मैंने सीमा के पास ही सुरक्षित रखवा दिए थे। उस शाम जब अनुराग घर लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी और वो बात बात पर बहुत झुंझला रहा था। उसने हम सबको चेतावनी दी कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। पर मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिल रहा था। इसके बाद मैंने अपनी वो सिम तोड़कर फेंक दी थी। बेचारा अनुराग पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर जाता तो सबसे पहले तो उसकी ही पोल खुल जाती। पर अब मेरा आधा काम हो चुका था। इधर मैंने अपनी कपड़ों की फर्म के लिए बैंक में लोन अप्लाई किया। अनुराग ने पहले तो मुझे अपना काम शुरू करने से मना किया, लेकिन जब मैंने उससे ये कहा कि तुम भी तो मुझे वक्त नहीं देते हो और मैं फ्री रहती हूँ और बोर होती रहती हूँ, अगर मैं अपना काम नहीं शुरू करूंगी तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफिस ही ज्वाइन कर लेती हूँ। ये सुनते ही अनुराग के होश उड़ गए थे। वो घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं उसके ऑफिस में आ गई तब तो उसके जिंदगी के मजे खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए उसने बेहतर यही समझा कि वो मुझे अपना काम शुरू करने दे। मुझे बिजनेस के लिए लोन मिल चुका था। ये लोन मैंने सिर्फ दिखावे के लिए लिया था, ताकि अनुराग को मुझ पर शक ना हो कि मेरे पास इतनी सारी रकम कहाँ से आ गई। इधर 1 महीना पूरा हुआ तो मेरी बेटी विदेश चली गई थी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो हमेशा मुझसे इस बात की शिकायत करती थी कि उसकी सारी सहेलियों की मम्मियां कोई ना कोई काम करती हैं, लेकिन मैं सिर्फ हाउस मेकर बनकर ही रह गई हूँ। मैंने अपनी फर्म में शुरुआत में 10 लोगों को नौकरी दी थी और धीरे धीरे 6-7 महीने में ये 300 लोगों की फर्म बन गई थी। मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े काफी पसंद किए जा रहे थे। अब तो ऑनलाइन का जमाना था, इसीलिए मैंने अपना बिजनेस ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा नाम धीरे धीरे काफी पॉपुलर होने लगा। लेकिन अब अनुराग को ये बात खटक रही थी, इसलिए वो मुझसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा और बात बात पर झगड़ा कर रहा था और मुझ पर इल्जाम लगाता कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं स्वार्थी हो गई हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम काम कर रहे थे और जब तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे तो मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम स्वार्थी हो गए हो, लेकिन आज जब मैं अपने बारे में सोच रही हूँ तो मैं स्वार्थी हो गई हूँ। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही? मेरे बच्चों से पूछो कि मैं उन्हें भी अच्छे से संभाल रही हूँ और बिजनेस को भी। लेकिन अनुराग, जो कि अपने अहंकार में डूबा हुआ था, वो कोई ना कोई बात यहाँ वहां से निकाल कर मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश करता रहता था। सीमा मेरी तरक्की से बहुत खुश थी। एक दिन सीमा ने मुझसे कहा कि तुम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर क्यों नहीं जाती हो? अगर तुम्हारे कपड़े किसी मॉडल के जरिए प्रेजेंट किए जाएं, तब तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। मुझे उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये तुमने ठीक कहा है, मैं अब जल्दी ही अपनी फर्म की तरफ से मॉडल के लिए इंटरव्यू रखूंगी। सीमा ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इसकी शुरुआत तुम खुद करो। वो कपड़े तुम्हारे डिजाइन किए हुए हैं और उन्हें प्रेजेंट करने का पहला हक तुम्हारा है। सीमा की इस बात से मैं चौंक गई थी। वो कहने लगी, तुमने कभी अपने आप को देखा है? तुम पहले कॉलेज टाइम में कितनी खूबसूरत लगती थी, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। कॉलेज के कितने ही लड़के तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, लेकिन शादी के बाद तुमने खुद पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अनुराग भी तुम्हें बदसूरत कहकर न जाने कितनी बार जलील कर चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे एहसास दिलाना चाहिए कि तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो? मुझे सीमा की बात ने हिलाकर रख दिया था। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और फिर मैंने जिम जाना शुरू किया और अपनी डाइट पर भी ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद ही मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा फिगर बिल्कुल किसी हीरोइन के जैसा हो गया। बैलेंस डाइट और स्किन केयर ने बिल्कुल चमत्कार सा किया। अनुराग तो मुझ में आए इस परिवर्तन को देखकर दंग रह गया था। वो कहने लगा कि तुम तो वो बाली पूनम लगती ही नहीं हो, तुम तो ऐसा लगता है कि अभी भी 20-21 साल की हो। भला ये कमाल तुमने कैसे किया?
मैंने लेकिन अनुराग की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं अपना इरादा उसे बताऊंगी तो वो एक बार फिर से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसने मेरा मॉडलिंग का वीडियो देखा तो दंग रह गया। वो मुझसे कहने लगा कि मैं उसके परिवार की नाक कटवा रही हूँ। मैंने उससे कहा कि भला इसमें तुम्हारे परिवार की नाक कैसे कट गई? इसमें कौन से मैंने छोटे और भद्दे कपड़े पहने हैं? ये सारे ही कपड़े भारतीय परंपरा की मिसाल हैं। मेरा जी तो चाहा कि मैं उसे उसकी वो वाली तस्वीरें दिखाकर पूछूं कि इन तस्वीरों की वजह से उसके परिवार की नाक कौन सा ऊंची हो रही है। लेकिन अभी मुझे अपने गुस्से को दबाना था और अपने आखिरी दाव के पूरा होने तक का इंतजार करना था। अनुराग ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने मॉडलिंग नहीं छोड़ी तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये कहकर वो घर से निकल गया। पर मैं समझ चुकी थी कि अब वो सही वक्त आ चुका है जब मुझे अपनी आखिरी बाजी खेलनी है। मेरे मॉडलिंग करने से मेरे बच्चे बहुत खुश थे और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे इंटरनेशनल कंपनीज ने भी ज्वाइन किया और अब तो मेरी छोटी सी फर्म एक बड़ी सी कंपनी में बदल गई थी। काम बहुत बढ़ चुका था, लेकिन मेरा स्टाफ भी काफी बढ़ चुका था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आ रहा था कि इन 2 सालों में मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर। कहाँ तो मैं खुद को कितना कमजोर समझती थी। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए मैंने मुंबई में अपना खुद का पहला घर खरीदा, क्योंकि हर इंसान को अगर अपनी काबिलियत के दम पर जीना है तो सबसे पहले अपने सर पर छत का इंतजाम करना चाहिए। मैंने ये बात अनुराग को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मैं जो करने वाली हूँ उसके बाद अनुराग मुझे सबसे पहले घर से निकाल देने की धमकी देगा। मुंबई में सारी डीलिंग फिक्स करने के बाद मैं वापस दिल्ली लौट आई थी। अनुराग इन दिनों बहुत परेशान रहता था। उसकी परेशानी की वजह एक तो यही थी कि अब उसकी बीवी उससे ज्यादा कामयाब थी और दूसरा, उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसे ब्लैकमेल करने वाला कौन था और उसे बार बार डर सता रहा था कि वो इंसान उसे दोबारा फिर से लूटने की कोशिश कर सकता है। दिल्ली लौटते ही मैं अच्छे से तैयार होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गई। कुछ ही देर के बाद मैं उस फ्लैट के सामने खड़ी थी जहां पर मेरे पति की प्रेमिका रहती थी। दरअसल ये और कोई नहीं, मेरे पति के ऑफिस में काम करने वाली अकाउंटेंट थी, जिसकी मुझसे कभी कभी मुलाकात भी हुई थी। कुछ ही देर में मैं उसके फ्लैट के सामने खड़ी थी। मुझे पहले से पता था कि अनुराग आज यहीं आया हुआ है और इसी वजह से उसे कमरे का दरवाजा खोलने में बहुत समय लग गया था। जब उसने दरवाजा खोला तो मैं मुस्कुराकर अंदर गई। मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती सब चीजों को समेट कर रखा गया है। फिर तभी मेरी नजर एक बड़ी सी अलमारी पर पड़ी। मैं समझ गई कि जरूर ये आदमी इसमें ही छुपा बैठा होगा। उन्होंने सब कुछ छुपाने की कोशिश तो की थी, लेकिन अनुराग का जूता मुझे एक साइड सोफे के नीचे पड़ा हुआ दिख गया था। मैं धीरे से मुस्कुराई और मैंने अनुराग की प्रेमिका सोनिया से एक गिलास पानी मांगा। उसके बाद मैंने उसके फ्लैट की तारीफ की और उसकी भी, तो वो कहने लगी कि आप तो अब बिल्कुल बदल गई। अब तो आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आप 2 बच्चों की माँ हैं। मैंने मुस्कुराकर सोनिया से कहा कि हाँ, बिल्कुल, एक औरत को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, वरना मर्द कब कहाँ दूसरी जगह मुंह मारने लगे कुछ पता ही नहीं चलता ना। मेरे इस बात से वो थोड़ा सा सहम गई। मैंने उससे कहा, देखो सोनिया, मैं गोल गोल बातें नहीं घुमा सकती, इसीलिए मैं साफ बात करती हूँ। मैं अनुराग से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आखिर मेरी भी अपनी एक जिंदगी है और अब तो मैं एक इतनी बड़ी कंपनी चला रही हूँ, तो मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि अनुराग की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रख सकूं। इसीलिए मैं तुमसे ये कहने आई थी कि एक काम करते हैं, हफ्ते के शुरू के 3 दिन तुम उसे अपने पास रख लो और बाकी के 4 दिन मैं रख लेती हूँ। मेरी इस बात पर वो बुरी तरह से चौंक गई और हकलाते हुए कहने लगी कि ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा, अरे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे तुम्हारे और अनुराग के बारे में सब कुछ पता है और मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी अब उससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे भी उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए ऐसा करो कि आधे दिन तुम बांट लो और आधे दिन मैं। इस पर सोनिया कहने लगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं? अच्छा ठीक है,
अगर तुम्हें और ज्यादा दिन चाहिए तो ठीक है, हफ्ते के सिर्फ 2 दिन तुम उसे घर भेज दिया करना, बाकी दिन तुम उसे अपने पास रख लो। ऐसा करो, सिर्फ मंडे ट्यूसडे उसे घर भेजना, बाकी दिन अपने पास ही रखना। इस पर सोनिया कहने लगी, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। मैंने कहा, अरे बस भी करो, चलो ठीक है। ये बात तय हुई कि सिर्फ मंडे ट्यूसडे तुम उसे मेरे पास भेजोगी और बाकी के दिन वो तुम्हारे पास रहेगा। ये कहकर मैं उठने लगी, लेकिन सोनिया हड़बड़ा गई। वो कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को तो मैं विक्रम के साथ रहती हूँ। उसके मुंह से ये नाम सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मैंने कुछ दिनों तक उस लड़की पर नजर रखी थी और मैंने देखा था कि उसने ना सिर्फ अनुराग को बल्कि और भी न जाने कितने ही मर्दों को फंसा रखा था, और मैं उसके मुंह से यही उगलवाना चाहती थी ताकि अनुराग को भी उसकी असलियत के बारे में पता चले। मैंने उससे कहा, अच्छा तो इसका मतलब अनुराग के अलावा और भी लोग हैं लाइन में। सोनिया को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने एक नजर घबराते हुए अलमारी की तरफ देखा। उस बेचारी की तो हवा ही टाइट हो गई थी। वो कहने लगी, नहीं, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम जो भी दिन डिसाइड करोगी वो मुझे मैसेज करके बता देना, ओके। फिर मैंने उससे कहा कि और मैं नौकर के हाथ से अनुराग के आधे कपड़े और बाकी का सामान यहीं भिजवा दूंगी, ठीक है। इतना कहकर मैं वहां से बाहर आ गई। मेरे फ्लैट से बाहर आते ही अंदर से जोरदार आवाजें आने लगी। अनुराग तुरंत ही अलमारी से बाहर आ गया और वो सोनिया से झगड़ने लगा कि तुम मेरे अलावा और भी मर्दों से रिश्ता बना रही थी। सोनिया कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे रिश्ता रखना चाहिए और किससे नहीं। अनुराग ने उसका मुंह पकड़ लिया और खींचकर 2 तमाचे मारे और कहने लगा, मैं होता कौन हूँ? आज तुझे ये याद आ रहा है कि मैं कौन होता हूँ? अरे तू कितनी गिरी हुई औरत है जो एक साथ इतने मर्दों से रिश्ता रख रही है। तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे धोखा दे रही थी। अनुराग की इस हरकत पर सोनिया ने भी उसे कई सारे चांटे मारे और कहा कि तुम मुझे वफादारी का पाठ पढ़ाओगे जो खुद अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। तुम भी तो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत से रिश्ता रख रहे हो, तो तुम में और मुझ में फर्क क्या रह गया? और गिरी हुई मैं नहीं, गिरे हुए तो तुम हो। मैंने तो तुमसे शादी भी नहीं की है, लेकिन तुम तो शादीशुदा होते हुए भी अपनी बीवी के पीठ पीछे अय्यासियां कर रहे हो। अनुराग बहुत बुरी तरह से तिलमिला गया, कहने लगा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देख, मैं तेरी औकात तुझे बताऊंगा। इस पर सोनिया ने कहा कि तू मुझे मेरी औकात क्या बताएगा? तुझे तो मैं बताऊंगी। तेरी बीवी तुझे मेरे गले बांधना चाहती थी। अरे तेरे जैसे आदमी को मैं तो अपने घर का नौकर भी बनाकर ना रखूं, पति बनाने की तो दूर की बात है। वो तो बस मुझे तुझसे अपना खर्चा निकलवाना था, इसीलिए मजबूरन तुझे भाव देना पड़ता था। और हाँ, अगर तूने मेरे खिलाफ ऑफिस में किसी से कुछ भी कहा ना, तो फिर याद रखना, मैंने भी तेरी अपने साथ कई सारे वीडियो बनाकर रखे हैं। मैं वो सारे वायरल कर दूंगी। मेरी बदनामी होगी तो होगी, लेकिन तू भी कहीं का नहीं रहेगा। इस बात पर अनुराग बौखला गया। वो कहने लगा, इसका मतलब मुझे ब्लैकमेल करने वाली तू ही थी और मेरे सामने नाटक कर रही थी कि ये कोई और है। इस पर सोनिया कहने लगी कि वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। लेकिन अनुराग ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और 8-10 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए थे। सच कहती हूँ, ये सब सुनकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा था वो मैं ही जानती थी। इस तरह के रिश्तों का अंजाम यही होता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ टाइम पास करना होता है, और जब टाइम पास वाले रिश्तों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल दी जाती है तो फिर उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वरना पहले तो इनकी हवाबाजी में यही चलता रहता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज जब मैंने सोनिया को सामने से ये ऑफर दिया कि वो हमेशा के लिए अनुराग को अपने पास रख सकती है, तो सोनिया की असलियत निकल कर बाहर आ गई थी, क्योंकि उसे अनुराग से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार था। मैं वहां से सुकून की सांस लेकर नीचे उतर आई थी और जैसे ही आकर अपनी गाड़ी में बैठी, तभी अनुराग के सारे कपड़े और जूते 15वीं मंजिल से सोनिया ने नीचे फेंक दिए। मैं समझ गई थी, सोनिया ने अनुराग से अपना इस तरह से बदला लिया है। सच कहती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल को जो सुकून आज पहुंचा है वो शायद अनुराग से तलाक लेने के बाद भी नहीं पहुंचता, क्योंकि ऐसे आदमियों का यही हश्र होना चाहिए। इन्हें बहुत शौक होता है ना 2 नाव में सवारियां करने का, इसीलिए इन्हें भी हमेशा बीच में लटका कर रखना चाहिए
ताकि ये जिंदगी भर अपनी गलती पर अफसोस करते रहें। मैं जब घर लौट कर आई, उसके बाद 1 घंटे बाद अनुराग आ चुका था। वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। पहले तो वो गुस्सा होने लगा कि मैं वहां क्या करने गई थी। मुझे सोनिया ने फोन करके बताया। मैं उस पर शक कैसे कर सकती हूँ। मैंने अनुराग से कहा कि मेरे सामने ये सारा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम वहां पहले से ही अलमारी में छुपे हुए थे। इस बात पर अनुराग ने अपनी नजर झुका ली। फिर वो मुझसे माफी मांगने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहक गया था। मैं अब सोनिया के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि अब तुम सोनिया के पास क्या जाओगे? वो सोनिया तुम्हें खुद अपने पास नहीं रखना चाहती और अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर अनुराग के होश उड़ गए थे। वो कहने लगा कि तुम मुझे तलाक दे रही हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगी? तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। अनुराग ने देखा कि अब मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रही तो उसने मुझे धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि अगर मैं उसके हिसाब से नहीं रही तो वो मुझे इस घर से निकाल देगा। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मैं अब अपने घर जा रही हूँ, अपने बेटे के साथ। अनुराग ने चौंक कर कहा, तुम्हारा घर? मैंने कहा हाँ, मैंने मुंबई में अपना खुद का घर खरीद लिया है और मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तो अनुराग का चेहरा सफेद भक्क पड़ चुका था क्योंकि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। एक बार फिर से उसने अपना रंग बदला और रोना धोना शुरू किया, लेकिन मैंने अपना सारा पैक किया हुआ सामान उठाया और वहां से निकल गई। मैंने सीमा के घर से अपने बेटे को लिया और फिर फ्लाइट से हम दोनों मुंबई में अपने घर में शिफ्ट हो गए। मेरा बेटा मुझसे अभी भी पूछता है कि मम्मा, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे? पर मैंने उससे कहा कि पापा अपना काम छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं मजबूरन रहना पड़ेगा। मैं चाहती तो अपने बच्चों को उनके बाप की सच्चाई बता सकती थी, लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप अलग हो जाते हैं उन बच्चों के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए फिलहाल मैं उनके सामने सच्चाई लाना नहीं चाहती थी। लेकिन हाँ, एक बार जब मेरे बच्चे समझदार हो जाएंगे तब मैं उन्हें पूरी सच्चाई बता दूंगी। दोस्तों, आज की दुनिया में जो जिसकी जितनी कदर करता है, सामने वाला उसे उतना ही बड़ा बेवकूफ समझता है। इसीलिए अगर कोई कभी आपकी नाकदरी करे तो उसे हमेशा इस बात का एहसास जरूर दिलाइए कि आपकी वैल्यू क्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।